हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आज की हमारी मैराथन क्लास में। और दूसरी क्लास है हमारी। ठीक है, कल की क्लास में 100 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस 100 नहीं थे, थोड़े से कम हो गए थे और बीच में आपका जो है 45 मिनट के बाद से माइक भी कट गया था। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया कर ऑटोमेटिक माइक ऑफ हो गया था उसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं। तो आपको भी पता है कि स्वयं सहायता समूह जो होता है उसमें कितने जो होते हैं आपके मेंबर्स होते हैं या सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 10 से लेकर 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट में डायरेक्ट ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम ऑप्शन करते हुए चलेंगे कि उसका राइट जवाब कौन है। इससे टाइम की आपकी बचत होगी क्योंकि एग्जाम है आपका, तो उस समय बहुत ज़्यादा ऐसे लग जाएगा। डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा एग्ज़ाम गया आपका और किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और इस जो क्लासेस आपकी चली हैं उसका बेनिफिट कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम देके आने के बाद जिनका जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है या हो रहा है वो ज़रूर आके बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है उसमें से एक इसमें पूछ रहा है कि क्या है। तो एक इसमें क्या होगा? नियमित बचत और आंतरिक ऋण जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, नियमित बचत और आंतरिक ऋण जो होता है इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है स्वयं सहायता समूह में। अगला कह रहा है कि एक स्वयं सहायता समूह में पीयर प्रेशर यानी सहकर्मी दबाव क्या सुनिश्चित करता है। जो पीयर प्रेशर होता है वो क्या दबाव करता है? तो आपको भी पता है कि वो ऋणों की समय पर चुकौती को सुनिश्चित कराता है। जो पीयर प्रेशर ग्रुप होता है ऋणों की समय पर चुकौती क्या करता है? सुनिश्चित कराने का काम आपका करता है। अगला कह रहा है कि ग्राम संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? तो ग्राम संगठन का तो एक गांव के जितने भी स्वयं सहायता समूह के लिए एक पर्यवेक्षी के निकाय के रूप में काम करना होता है आपका। ठीक है, जो आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन, आपका स्वयं सहायता समूह से क्या होता है कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है और विलेज ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम संगठन के पास अलग अलग स्वयं सहायता समूह की तुलना में मूल भाव की शक्ति क्यों होती है। यानी जो आपका ग्राम संगठन होता है वो स्वयं सहायता के समूह की तुलना में उसके पास ज़्यादा पावर क्यों होती है, ये कह रहा है। सिंपल सा समझें तो ये क्योंकि इसके पास पावर इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक बड़े समेकित समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आपको भी पता है कि जो आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप से बनता है। तो लगभग ये जो होता है 10 से 15 जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं ये मिलकर आपका क्या करते हैं? विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास पावर इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मिलकर इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि क्लस्टर स्तरीय संघ क्या है। जो CLF है आपका क्या है? तो अभी मैंने बताया कि कई विलेज ऑर्गेनाइजेशन का समूह होता है। जो कई स्वयं सहायता समूह का संगठन क्या होता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है और कई विलेज ऑर्गेनाइजेशन मिलकर क्या करते हैं? आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लस्टर स्तरीय संघ CLF का मुख्य कार्य क्या है। यानी जो क्लस्टर स्तरीय संघ है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका क्या करता है? सबसे बड़ा निकाय है आपका, इन तीनों में से सबसे जो पावरफुल है आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन ही है। तो इसके पास सबसे बड़ी पावर होती है यानी बड़े पैमाने पर धन का प्रबंधन करना और आजीविका विविधीकरण की सुविधा प्रदान करने का काम आपका करता है। ठीक है, तो मेन फोकस पे हम चलेंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका समय बचेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने के उतना बेनिफिट भी नहीं, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे ही आपका है और ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, तो बस रिकॉल कराना है आपको। कह रहा है कि क्लस्टर स्तरीय संघ क्यों महत्वपूर्ण है। जो आपका क्लस्टर स्तरीय संघ क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्यों होता है? क्योंकि वह बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए और समुदाय के लिए एकीकृत आवाज़ प्रदान करने का काम आपका करता है। ठीक है, आपका जो क्लस्टर स्तरीय संघ है बड़े पैमाने पर काम करता है और एक सामूहिक शक्ति प्रदान करने का काम आपका करता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि किस स्तर पे सदस्य बैंक खाते खोलने और ऋण प्राप्त करने के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़ते हैं। किस स्तर पे जुड़ते हैं आपका? तो ये आपका जुड़ते हैं स्वयं सहायता समूह के स्तर पे। ठीक है, किस स्तर पे जुड़ते हैं? बैंक से जो स्वयं सहायता समूह के मेंबर्स होते हैं, आपको भी पता है कि बैंक से वो कब जुड़ते हैं। तो जब वो बैंक से कहाँ से जुड़ते हैं? तो जब स्वयं सहायता समूह के मेंबर्स का ही जो बैंक लिंकेज किया जाता है यानी उन्हीं को बैंक खाते से जोड़ा जाता है आपका। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह होगा। अगला कह रहा है कि सामुदायिक संस्थाओं की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा एक गांव के भीतर स्वयं सहायता समूह को संगठित और मार्गदर्शित करते हैं। तो त्रिस्तरीय संरचना आपका पता है कि सबसे पहले आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आता है, उसके बाद विलेज ऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन आता है।
तो गांव के स्तर पे आपका क्या होता है, स्वयं सहायता समूह होता है। और स्वयं सहायता समूह आपका जो है ये आपका जो क्षेत्र क्या है कि मोहल्ले के स्तर पे आता है। एक जो गांव में आपका 4 या 5 स्वयं सहायता समूह हो सकती है, वो गांव की जनसंख्या पे डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं और कितने लोग वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो एक गांव के स्तर पे जब बात करें त्रिस्तरीय में कौन सा है कि गांव के स्तर पे, तो गांव के स्तर पे आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन आता है। ठीक है, कई स्वयं सहायता समूह के एक ग्राम संगठन का निर्माण करते हैं और एक गांव में एक ही ग्राम संगठन आपका होता है। ठीक है, एक गांव में कितना ग्राम संगठन होता है, तो एक ग्राम संगठन आपका होता है। ठीक है, तो ग्राम संगठन इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम का कौन सा स्तर आजीविका विविधीकरण और बाजार की सुविधा प्रदान करने में सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो सबसे अधिक जो सक्रिय होता है आपका क्लस्टर स्तरीय संघ होता है। वही आपको मार्केट से जोड़ने वगैरह का काम करता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बाजार से जोड़ेगा और बैंकों से जोड़ने वगैरह का काम भी आपका क्लस्टर स्तरीय संघ करता है और बड़े स्तर पर करता है ये। अगला कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इन तीनों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको भी पता है कि इन दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण गरीबी को दूर करना है, समाज में बदलाव लाना है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का काम ये करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में सोशल और फाइनेंशियल जो समावेशन है उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। सामाजिक का मतलब होता है कि समाज के जो सबसे हाशिए वर्ग पे जो लोग रहते हैं उनको मुख्य धारा में लाना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जोड़ना, इसके साथ ही साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी बूस्ट किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह संरचना में कौन सा निकाय सदस्यों को अधिक उन्नत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अधिक उन्नत और शिक्षण, तो ये आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन करता है। ठीक है, कौन करता है, तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो होता है आपका करता है ये काम। प्रशिक्षण वगैरह ट्रेनिंग दिलाने का काम वो आपका वही करता है। कह रहा है कि किस स्तर पर सदस्यों के बीच आंतरिक कलह और विवादों को सुलझाना प्राथमिक जिम्मेदारी है। ठीक है, जो सदस्यों के बीच का आंतरिक कलह वगैरह जो सुलझाने वगैरह का काम आपका कौन करता है, तो ये आपका ग्राम संगठन करता है। कौन करता है, अगर मेंबर्स के बीच कोई इशू वगैरह होता है तो ये आपका ग्राम जो संगठन होता है वो इसको सॉल्व करने का काम करता है। अगला कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह की सफलता का सबसे अच्छा संकेतक क्या है। तो इसका सबसे अच्छा संकेतक क्या है, तो जो भी वित्तीय लेन देन या नियमितता है, उच्च ऋण दर की चुकौती दर है। ठीक है, वित्तीय लेन जो भी पैसा मान लीजिए जमा किया जा रहा है या निकाला जा रहा है, ऋण लिया जा रहा है, उसकी नियमितता, उसको टाइम पे पेड किया जाए और उसके साथ ही साथ उच्च चुकौती दर, यानी जो पैसा ले रहा है, कोई ऋण ले रहा है तो उसको टाइम टू टाइम पेड करिए, यह सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा प्रबंधित बड़े कोर्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो सबसे बड़ा जो कोर्स होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटे स्वयं सहायता समूह को ब्रिज फाइनेंसिंग यानी सेतु वित्त पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो फंड वगैरह देता है आपका क्लस्टर, जो आपका रिवॉल्विंग फंड है या CIF फंड है आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन देता है और स्वयं सहायता समूह को देता है, ताकि उनकी जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा वो कर सकें। ठीक है, अगला कह रहा है कि सामुदायिक संस्थानों की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा स्तर सबसे अधिक ऊर्ध्वगामी यानी बॉटम अप है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बॉटम अप है, कौन सा है इसमें सबसे अधिक, तो बॉटम अप कौन सा है, एक बॉटम डाउन होता है और एक बॉटम अप होता है। ठीक है, तो सबसे जो कह रहा है कि बॉटम अप है तो कौन सा ऊर्ध्वगामी है, तो ये आपका स्वयं सहायता समूह होगा। स्वयं सहायता समूह, उसके बाद विलेज ऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशन आता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि एक स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए औपचारिक बैंक से ऋण प्राप्त करने का क्या लाभ है। ठीक है, बैंक से ऋण प्राप्त करने का क्या लाभ है आपका, तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप बैंक से लोन लेता है कोई स्वयं सहायता समूह, तो क्या करेगा, बड़े पैमाने की परियोजनाओं और वित्त पोषित करने के लिए ऐसा लेते हैं, यानी छोटी छोटी जरूरतें तो वो अपनी जो बचत वगैरह है उसी से कर लेंगे। लेकिन अगर बड़े मान लीजिए कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया लग रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि वो लोन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो बड़े पैमाने की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए ये आपका काम करता है। अगला कह रहा है कि क्लस्टर स्तरीय संघ द्वारा अपनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, तो क्या होगा कि यह पूरे समूह के लिए बड़े पैमाने का प्रशिक्षण और बाजार लिंकेज को सुविधाजनक बनाने का काम आपका करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखने की क्लस्टर लेवल सबसे टॉप पे आता है और इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। स्वयं सहायता समूह और विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, आपको भी याद भी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामुदायिक संस्थानों के 3 स्तरीय संरचना के बारे में सही है। त्रिस्तरीय संरचना के बारे में कौन सा कथन सही है,
तो यह संरचना क्या है, ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करनी है, यानी डाउन टू अप चलती है। ठीक है, डाउन टू अप चलती है, यानी 1 2 3 जैसे स्वयं सहायता समूह से विलेज ऑर्गेनाइजेशन से क्लस्टर लेवल फेडरेशन, तो इसे ही बॉटम अप भी कहते हैं या ऊर्ध्वगामी भी कहते हैं, डाउन टू अप जो चलता है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि यहाँ पे दूसरा सेट आ गया आपका। अब आपको बताया था मैंने कि टॉपिक वाइज ये चलेंगे, जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपका सिलेबस का पार्ट दिया हुआ है, 20 पार्ट्स है ना आपके सिलेबस के, तो वैसे ही ये क्वेश्चंस भी है आपके। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत परियोजनाओं की लागत का प्रतिशत लाभार्थियों को प्रशिक्षित करना है, यानी कितने प्रतिशत लाभार्थियों को इसके माध्यम से प्रशिक्षित करने का काम आपका किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है तो ये 1% है आपका, कितना है, तो 1% जो लाभार्थी है उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा, यानी उन लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। तो कितने प्रतिशत है, तो 1% है उसमें। ठीक है, जो आपका जो रिटर्न वगैरह है ना, जैसे आपको पता है कि ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तो चुकाना है। ठीक है, 5 लाख रुपए आपको नहीं चुकाना है, सॉरी, 5 लाख उसमें आपका चुकाना है। तो 5 लाख रुपए जो है आपको 84 किस्तों में चुकाना है। ठीक है, कितने किस्तों में चुकाना है, तो 84 किस्तों में। प्लस जब आपने पैसा लिया उसके 1 साल बाद से अगर आपका बिजनेस रन करने लगता है, मतलब आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके 1 साल बाद से आपकी किस्त स्टार्ट होती है, कुल 7 साल तक जाता है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर कुछ केसेस में तो ये आपको बिना जैसे 5 लाख रुपए की जो राशि है वो बिना ब्याज के देनी पड़ती है, लेकिन कुछ केसेस में आपको 1% इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। जो आपकी 5 लाख रुपए की राशि है उस पर 1% के साथ आपको ब्याज पे इसको देना पड़ता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार सरकार की किस नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों को एकल खिड़की यानी सिंगल विंडो निकासी प्रणाली के माध्यम से अनुमोदन दिया जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका दिया जाता है बिहार औद्योगिक नीति के तहत। ठीक है, बिहार औद्योगिक नीति आपको याद होगा, सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, आपको आई होप याद होगा अभी तक सिंगल विंडो सिस्टम, तो बिहार औद्योगिक निवेश नीति के तहत ये आपका दिया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि जो पहले अपनी लागत पर यानी प्लिंथ थी बन चुकी है, कितनी राशि जो दी जाती थी, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाएगी जो अपनी लागत पर प्लिंथ यानी जो क्या करते हैं कि ऋण वगैरह लेने और मतलब ऋण लेना चाहते हैं वो, तो कितने मिल सकते हैं, तो 40,000 इसको मिलती है। ठीक है, और वहीं आकर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो वो 70,000 रुपये तक की आपकी अतिरिक्त ऋण प्रदान कराता है, यानी सुविधा दिलाने का काम करता है आपको। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री जो योजना है उसमें अगर ऋण लेना चाहते हैं आवास के लिए तो आपको 40,000 मिलेगा, और वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप अतिरिक्त लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, अपने घर बनाने के लिए, तो उसमें 70,000 रुपये तक का आपको लोन दिलाता है वो। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए विशेष रूप से अति पिछड़े वर्गों के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये आपका किया गया था मुख्यमंत्री बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत। ठीक है, किसके योजना के तहत किया गया था, तो बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए विशेष रूप से अति पिछड़े यानी ईबीसी वर्ग के लिए 60 से अधिक आयु के जो लाभार्थी हैं उनको पेंशन प्रदान किया जाता है। तो बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ये आपको दिया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दिए गए ऋण के भुगतान के लिए लाभार्थियों को कितने वर्षों की ग्रेस अवधि मिलती है, यानी जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है तो कितने वर्षों तक का ग्रेस मिलता है आपको, तो ये आपका ये 2 साल कह रहा है। ठीक है, ये 2 साल नहीं होगा, 1 साल की अवधि तक मिलता है उनको, 1 साल टाइम मिल जाता है, उसके बाद उनकी जो होती है किस्त स्टार्ट होती है। ठीक है, कुछ केसेस में एक्सेप्शनल जो केसेस हैं वहाँ पे 2 साल चल सकता है, लेकिन 1 साल इसकी जो है आपकी होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आपको 1 साल के बाद जो है आपका किस्त जो होता है प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार की औद्योगिक नीति के तहत किन उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, किन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो ये जो है आपका चमड़ा, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आपका बिहार औद्योगिक नीति जो 2016 की थी उसमें जो 2025 में आपका हाल ही में जो अगस्त सितंबर से संशोधन किया गया 2025 की नीति में, इसमें जो उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा वो चमड़ा, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है आपकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला कह रहे हैं कि
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को सहायता राशि कितने किस्तों में दी जाती है? तो आपको ये पता है कि 3 किस्तों में दी जाती है। 40-40 की 3 किस्तें होती है। एक टोटल 1,20,000 रुपये आपको मिलता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है? तो वृद्धावस्था पेंशन को आपको बताया कि 2 टाइप की है। एक तो 60 से लेकर 79, ठीक है, 79 तक आपको 200 रुपये प्रति माह में लेता है। लेकिन अगर जैसे ही आप 80 प्लस के हो जाते हैं तो ये आपकी राशि जो होती है 500 रुपये मिलती है। तो इसके तहत कितनी वृद्धावस्था पेंशन योजना मिलती है? तो 200 रुपये की जो राशि है आपको दी जाती है इसमें। ठीक है। और केंद्र सरकार की योजना तो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। अगला कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों के किस प्रकार के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कैसे आप आवेदन कर सकते हैं? तो श्रम संसाधन विभाग की वेबसाइट से, नहीं सॉरी, उद्यम विभाग की वेबसाइट से जाकर, ठीक है, उद्योग क्या है आपका, उद्योग विभाग की वेबसाइट से जाकर आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि उद्यमी योजना है। ठीक है। तो उस पोर्टल के माध्यम से जाकर आप उद्योग के लिए पैसा अप्लाई कर सकते हैं। कह रहे हैं कि बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा लैंड बैंक का निर्माण किया गया था? ठीक है। लैंड बैंक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत ये आपका किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन परिवारों के घर 2011 की जनगणना में शामिल नहीं है उन्हें किस आधार पर लाभ मिलता है? तो ये उनको मिलता है कि उनके सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर, किस आधार पर मिलता है, 1 मिनट, उनके आय प्रमाण पत्र के तहत अनुमान जिन परिवारों के घर शामिल नहीं थे उनको किस आधार पर मिलता है? तो ये आपका सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर उनको मिलता है। ठीक है। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार की किस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मानसिक शारीरिक रूप से विकलांगता व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है? किस योजना के तहत जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकलांग है उनको पेंशन मिलेगी? तो ये आपका जो निराश्रित विकलांग व्यक्ति है ना, निराश्रित, इनके तहत आपको ये मिलती है। ठीक है। मुख्यमंत्री निराश्रित विकलांग पेंशन योजना के तहत जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से विकलांग है उनको इसके योजना के तहत आपको पेंशन मिलता है। यहाँ पे शारीरिक विकलांगता जो मुख्यमंत्री का है वो आपका 40% है। वही इंदिरा गांधी का जो इंदिरा गांधी वाला है विकलांगता, उसमें 80% विकलांगता की बात की गई, तब आपको पेंशन राशि मिलती है। यहाँ पे 40% है। ठीक है। कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण का भुगतान कितने मासिक किस्तों में करना होगा? कितने मासिक किस्तों में? तो अभी मैंने बताया कि आपको 84 मासिक किस्तों में ये भुगतान करना होता है। लगभग 7 वर्षों तक चला जाता है ये। 5 लाख रुपए आपको अनुदान के रूप में मिलते हैं और 5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को रिटर्न करने पड़ते हैं। ठीक है। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार के किस वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ठीक है। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार किस वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो 6,000 प्रति माह से कम आय वाले गरीब परिवार को, यानी ऐसे परिवार जिनकी जो मासिक आय है ना वो 6,000 रुपये से भी कम है, उनको मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत उनको क्या किया जाता है कि उनको लाभ मिलता है। ठीक है। और उनकी आय को बढ़ाने का काम किया जाता है आपका। अगला कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन कौन करता है? तो आपको ये पता है कि जो लाभार्थी होते हैं उनका चयन कौन करता है? तो ग्राम सभा के माध्यम से आपका किया जाता है। कौन करता है? तो ग्राम सभा जो होती है वो आपका चयन करती है इसका। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? ठीक है। यहाँ पे सामाजिक पेंशन सुरक्षा योजना की बात करें तो ये कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 60,000 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अगर आप बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी जो वार्षिक आय है, यानी 1 साल की जो इनकम होगी आपके परिवार की, वो 60,000 से कम होगी, तभी इसके लाभ आप मिल सकता है। ठीक है। तो 60,000 से कम अगर आपकी पारिवारिक आय होगी, सालाना जो आय है आपकी 60,000 से कम होगी, तभी इसका योजना का लाभ मिलेगा। अगला कह रहे हैं कि बिहार में जमुई, बांका, मुंगेर जिलों में किस प्रकार के उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है? ठीक है। तो ये किस प्रकार के उद्योग है? तो आपका ये खनिज नहीं खाद हाँ 1 मिनट
खनिज रत्न के जो है आपके यहाँ पे इस उन उद्योगों को दिया जा रहा है। ठीक है, खनिज और रत्न से रिलेटेड जो है वहाँ पे भंडारण है, वहाँ पे जो मतलब वहाँ से निकल भी रहा है, तो इसलिए वहाँ पे उन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को किस तरह का उद्यम शुरू करना चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना है उसका लाभ उठाने के लिए किस प्रकार का उद्यम स्टार्ट करना होगा। तो विनिर्माण क्षेत्र का उद्यम या सर्विस सेक्टर, दोनों हो सकता है। विनिर्माण उद्यम और सेवा क्षेत्र दोनों होगा यहाँ, और यहाँ पे दे रहा है विनिर्माण और सर्विस सेक्टर दोनों प्रकार के उद्यम स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिल रहा है, ना कि कृषि करने के लिए। कृषि के लिए आपको अलग से मिलता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार सरकार की किस सामाजिक सुरक्षा योजना को विकलांग श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विकलांग देखिए क्या, कबीर अंत्येष्टि अनुदान नहीं, मुख्यमंत्री निःशक्तजन नहीं। ठीक है, ये लक्ष्मीबाई तो आपका विधवाओं के लिए है, और ये आपका कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना होगी। ठीक है, विकलांग श्रेणी में शामिल किया गया, सुरक्षा योजना थी लेकिन अभी इसको क्या किया गया कि विकलांग श्रेणी में इसको सम्मिलित कर दिया गया है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के औद्योगिक नीति के तहत नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बिजली की दरों में कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है, यानी बिजली की दरों में कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिल रही है उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि यहाँ पे बिहार में आकर बिजनेस करें। तो 20% की जो है सब्सिडी रेट उनको दी जा रही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। जो आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो आपका जो है वर्ष 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था, तो वर्ष 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे 4% वार्षिक वृद्धि रखी गई थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया गया था। अगला कह रहा है कि RKVY का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आपका RKVY है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये था आपका कृषि और संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्या था आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि और संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने का काम आपका इसके माध्यम से किया जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि RKVY रफ्तार योजना के तहत किस पहलू पर अधिक ध्यान दिया गया है। तो ये आपका सिंचाई और कृषि उद्यमिता, यहाँ पे कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने पे आपका जो RKVY रफ्तार योजना है किस पे मेन फोकस किया जा रहा है, तो कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने पे इसका मेन फोकस रहा है। ठीक है, वर्ष 2016-17 में इसको RKVY को रफ्तार के साथ जोड़ दिया गया था, इसका नया रूप रखा गया था। कह रहा है कि सामान्य राज्यों के लिए RKVY रफ्तार योजना केंद्र और राज्यों के बीच का फंडिंग का पैटर्न क्या है। तो आपको ये पता है कि फंडिंग का ज़्यादातर पैटर्न क्या होता है, 60 और 40 का ही हमारा पैटर्न चलता है। क्या चलता है, 60 और 40 का पैटर्न चलता है। ठीक है, ये 2015-16। अगला कह रहा है कि RKVY के अंतर्गत कौन सा प्रमुख क्षेत्र शामिल नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा प्रमुख क्षेत्र आपका शामिल नहीं है। तो इसमें आपका शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल नहीं होता है। आपका कृषि होगा, पशुपालन मत्स्य पालन होगा, बागवानी और फसल होगा, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा जो है आपका RKVY के तहत नहीं आता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि RKVY रफ्तार के तहत किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी अतिरिक्त आय कैसे मिल सकती है। तो ऑब्वियसली बात है कि मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती जो है उनके लिए अतिरिक्त आय का एक स्रोत बन सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि RKVY योजना के तहत राज्य स्तर पर परियोजनाओं को कौन सी समिति अनुमोदित करती है। ठीक है, RKVY योजना के तहत राज्य के स्तर पर कौन सी करेगी, तो ऑब्वियसली ये राज्य आपका राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति करेगी। ठीक है, कौन करेगी, तो राज्य स्तरीय स्वीकृत जो समिति है ये आपका करेगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि RKVY योजना में विकेंद्रीकृत योजना का मतलब क्या है। जो विकेंद्रीकृत योजनाएं होती हैं उसका मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली बात है कि राज्यों को जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाने की स्वतंत्रता देती है, यानी जो राज्य की ज़रूरत होगी उसके अनुसार से उनको जो है योजनाएं बनाने की छूट मिलती है आपकी। और विकेंद्रीकृत का मतलब यही होता है कि सबसे निचले तबके के जो भी वर्ग हैं वो भी अपनी जो है जो भी चीज़ें वो खुद कर सके, मतलब उनकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि RKVY गरीबी उन्मूलन में कैसे योगदान करता है। तो ये गरीबी उन्मूलन में कैसे सहयोग करता है, तो कृषि क्षेत्र को मजबूत करके और आय के अवसर बढ़ाकर ये क्या करता है, गरीबी को दूर करता है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करता है, यानी अगर जो किसान है उसकी इनकम बढ़ती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आय के अन्य अवसर जैसे मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन या जो भी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, मधुमक्खी पालन, उसके माध्यम से उनको अतिरिक्त आय मिलता है। तो जो सारा खेल आय का ही तो होता है, इनकम का ही तो होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप गरीबी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
अगला कह रहा है कि आरकेवीवाई रफ्तार के तहत कृषि उद्यमियों को दी जाने वाली सीड फंडिंग की अधिकतम राशि कितनी होती है। तो जो आपको पता है, ध्यान होगा कि सीड फंडिंग की जो अधिकतम राशि थी हमारी 25 लाख रुपए तक थी। कितनी थी? तो 25 लाख रुपए जो थी हमारी सीड फंडिंग की अधिकतम राशि थी। तो ध्यान रखना है कि आरकेवीवाई रफ्तार योजना के तहत जो आपकी सीड स्टेज फंडिंग की अधिकतम राशि कितनी थी? तो 25 लाख रुपए थी आपकी। ठीक है, अगला कह रहा है कि आरकेवीवाई योजना को कौन सी परिषद में अनुमोदन किया गया था, यानी किस परिषद में जो है इसको अनुमोदित आपका किया गया था। तो ये आपका किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद में। किस में किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में इसको अनुमोदित किया गया था आपका। अगला कह रहा है कि आरकेवीवाई योजना के तहत जिला कृषि योजना यानी डीएपी और राज्य कृषि योजना को तैयार करना क्यों अनिवार्य है। ठीक है, जिला कृषि योजना और राज्य कृषि योजना तैयार करना क्यों अनिवार्य है? ताकि कह रहा है कि निजी कंपनियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने, या ताकि स्थानीय जरूरतों, सॉरी यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, ताकि स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाएं बनाई जा सके। इसलिए जिला और कृषि योजना जो है जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे दोनों तैयार करना जरूरी होता है, ताकि जो स्थानीय जरूरतें हैं उनको प्राथमिकताएं आप दे सकें। अगला कह रहा है कि आरकेवीवाई योजना के किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। तो केवल इनपुट, तो ये आपका जो दृष्टिकोण अपनाता है आरकेवीवाई जो दृष्टिकोण है ये आपका परियोजना आधारित दृष्टिकोण है। कौन सा आधारित दृष्टिकोण है? तो परियोजना आधारित दृष्टिकोण जो है आपका ये प्रदान करता है। ठीक है, किस प्रकार का दृष्टिकोण है आरकेवीवाई, किस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाता है? तो परियोजना आधारित दृष्टिकोण को ये आपका अपनाता है। यहाँ पे कह रहा है कि आरकेवीवाई में रफ्तार का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, रफ्तार का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रफ्तार का जो पूर्ण रूप था आपका रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवनेशन। ठीक है, रिजुवनेशन था, यानी रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवनेशन जो है इसका पूर्ण रूप है रफ्तार का। ठीक है, रफ्तार का पूर्ण रूप ध्यान रख सकते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरकेवीवाई योजना का प्राथमिक उद्देश्य कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की प्राप्ति करना था, यानी कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितना प्राप्त करना था। तो अभी हमने देखा ऊपर 4% वृद्धि की बात ये कर रहा था। कितने प्रतिशत की वृद्धि की बात कर रहा था? 4%। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्टार्ट किया गया था वर्ष 2007 में। कह रहा है कि आरकेवीवाई रफ्तार योजना के तहत कृषि उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य है, यानी किस उद्देश्य से जो कृषि उद्यमी है उनको सहायता प्रदान की जाती है, ताकि इससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। क्या किया जा सके कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा आपका दिया जा सके। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रफ्तार का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण घटक नहीं है, तो जो पारंपरिक खेती को प्रोत्साहित करना इसका महत्वपूर्ण घटक नहीं है। बाकी जो है इसका घटक है कृषि उद्यमियों को व्यवसाय इक्विनेशन या बुनियादी ढांचे का निर्माण और जोखिम को कम करना, इसके मुख्य घटकों में आते हैं, लेकिन पारंपरिक खेती को प्रोत्साहित करना इसके मुख्य घटकों में सम्मिलित नहीं है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि आरकेवीवाई में राज्यों के लिए लचीलापन का क्या अर्थ है। राज्यों के लिए लचीलापन का क्या अर्थ है? तो राज्य अपनी परियोजनाओं को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन और लागू कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य जो है अपनी परियोजनाओं के अनुसार परियोजनाओं को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और डिजाइन के लिए लागू कर सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आरकेवीवाई में किस पंचवर्षीय योजना के तहत अम्ब्रेला योजना के रूप में काम किया था। तो अभी हमने देखा कि ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये क्या था, अम्ब्रेला योजना के रूप में इसने कार्य किया था वर्ष 2007, ध्यान रखना है। और अम्ब्रेला योजना किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका आरकेवीवाई से। और किस पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी आपका 2007 से लेकर 2012 तक थी। कह रहा है कि आरकेवीवाई का कौन सा घटक किसानों के लिए जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आय, ऑब्वियस बात है कि आय का सृजन और विविधीकरण को बढ़ावा देना, यानी आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना और विविधीकरण को बढ़ावा देना। जैसे सिर्फ खेती से ही इनकम को ना करना, बल्कि अन्य छोटे मोटे उद्योग वगैरह, बागवानी वगैरह, ठीक है, मुर्गी पालन या जो मधुमक्खी पालन के माध्यम से भी आय सृजन करने की बात आपका करता है। ठीक है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम कितना है। तो आपका जो वार्षिक प्रीमियम है जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये कितना है? तो 436 रुपये। एक वर्ष का जो प्रीमियम है कितना रुपये? प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना के तहत तो 436 रुपये आपका है ये। अगला कह रहा है कि अटल पेंशन योजना में शामिल होने की आयु कितनी है, यानी अटल पेंशन योजना में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 18 से लेकर 60 वर्ष की एज जो होनी चाहिए आपकी होनी चाहिए, उसके बीच में आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना में आप शामिल
हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 18 से 40 वर्ष की आयु में ही आप अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, AYP में सम्मिलित आपके हो सकते हैं। अगला कह रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते की परिपक्वता अवधि कितनी है। जो आपका सुकन्या जो आपका खाता खुलता है उसकी परिपक्वता अवधि कितनी है, तो 21 साल होती है। जब जो बालिका है 21 वर्ष की हो जाती है तो ये आपका जो खाता होता है वो परिपक्व हो जाता है। इसमें आपको भी होता है कि बच्चों के लिए फंड जो है पैसा वगैरह जमा किया जाता है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु या पूर्णकालिक विकलांगता के लिए कितना जोखिम कवर किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि इसके तहत जो आपका बीमा कवरेज आपको मिलता है तो 2 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज आपका मिलता है। कितने लाख रुपए का मिलता है, तो 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का कवरेज इसमें प्रदान किया जाता है। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना श्रम योगी मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ग्राहकों के लिए सुनिश्चित जो है न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी मिलती है, तो इनको 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है। कितनी मिलती है, तो 3,000 रुपए की मासिक पेंशन इनको 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन इनको प्रदान की जाती है आपकी। ठीक है, अगला कह रहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है, तो 5 लाख रुपए आपको प्रदान किया जाता है। कितना प्रदान किया जाता है, तो 5 लाख रुपए का आपको जो है हेल्थ कवरेज इस योजना के तहत आपका मिलता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करता है। क्या करता है, तो असंगठित जो क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करता है और 60 प्लस होने पर 3,000 की जो राशि आप देख रहे हैं वही होगा इसका। ठीक है, कह रहे हैं कि अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी धनराशि सुनिश्चित तौर पे मिल सकती है, यानी कितनी धनराशि जो है उनको दी जाती है। ठीक है, सुनिश्चित में मिल सकती है। यहाँ पे बात करें कि कितनी राशि मिल सकती है, तो आपको पता है कि लगभग 3,000 रुपये मिलते हैं, तो 1,000 से लेकर 5,000 के बीच जो है उनको राशि मिलेगी। कितनी मिलेगी, तो 1,000 से लेकर, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी मिल सकती है। ठीक है, संभवतः तो उनको 3,000 मिलते हैं, लेकिन उससे कुछ कम भी मिलता है, किसी किसी को 2,000 भी मिलता है। ठीक है, और किसी किसी को 3,000 से ज़्यादा भी मिलता है। तो संभवतः जो राशि होगी आपका 1,000 से लेकर 5,000 रुपये होता है, जिसमें 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000 कोई भी एक हो सकती है, जो ग्राहक के अंशदान पर निर्भर करते हैं। अंशदान का मतलब है ना कि जो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे जो किस्त आप भरते हैं ना पेंशन में, आपको पहले पैसा भरना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको ये पेंशन राशि मिलती है, तो आपने कितना रुपए भरा है उसके अनुसार आपका जो पेंशन बनता है उस अनुसार आपको मंथली जो है आपका पेंशन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि किस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, तो ऑब्वियस बात है कि जननी सुरक्षा योजना जो है आपका इसके लिए काम करती है। ठीक है, कौन करती है, तो जननी सुरक्षा योजना आपकी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम कितना है, तो 436 रुपये। ये क्वेश्चन सॉरी वो नहीं था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम कितना है, सॉरी यहाँ पे 436 है ना, 436 रुपये था। ठीक है, वार्षिक प्रीमियम दूसरा था या यही है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि दोनों अलग अलग। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वही तो था या वो कुछ अलग था क्या ये? अगर अलग होगा तो इसका 20 रुपये होगा, लेकिन अलग नहीं है, ये यही वाला होगा। ठीक है, 436 रुपये होगा आपका। ये कह रहा है 20, नहीं ये वाला नहीं है। एक 12 का है, एक 12 रुपये चलता है और एक 436 चलता है, इतना मेरे को ध्यान था। कह रहे कि किस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और शादी के लिए बचत को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, किस योजना के तहत जो है बालिकाओं के लिए है, तो आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना है, अभी हमने देखा सुकन्या समृद्धि योजना, इससे उनके शिक्षा और पढ़ाई के लिए क्या किया जाता है कि पैसे जमा किए जाते हैं। 21 वर्ष की आयु तक ये क्या होता है पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, यानी फंड जो होता है कंप्लीट हो जाता है। कह रहे हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि किस मंत्रालय के तहत आपका काम करता है। जो कर्मचारी भविष्य निधि है वो किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आपका काम करता है। किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कौन से आयु वर्ग के लोग पात्र होते हैं।
ठीक है, कौन से आयु वर्ग के लोगों को इसमें लाभ मिलता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे ध्यान रखना है कि जीवन ज्योति बीमा की बात कर रहा है, तो ये आपका 18 से लेकर 50 वर्ष होगा। कितना होगा, तो 18 से लेकर 50 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के लिए यह आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा कौन सी योजना है। राष्ट्रीय जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम है इसका हिस्सा कौन सा है, तो आपका जो है आपको पता है कि एनएसपी के तहत 5 इसकी परियोजनाएं हैं, जिसमें से आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, विकलांग पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, और फिर आपका एक अन्नपूर्णा योजना, और एक कोई और था जिसके तहत 20,000 रुपये की जो आपकी जो धनराशि मिलती है अगर जो कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर या ऐसे परिवार जिनके परिवार में कोई भी 18 से लेकर 59 एज तक कोई पुरुष नहीं है, तो उनको उस योजना के तहत आपको पता है कि 20,000 की एक मुफ्त राशि मिलती है। तो ये 5 परियोजनाएं उसी में आती है आपकी। ठीक है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। जो आपका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है आपका, तो गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करने का काम आपका करती है। ठीक है, गरीबी रेखा से जो आपके जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पेंशन प्रदान करने का काम ये करता है। अगला कह रहा है कि किस योजना के तहत सरकार द्वारा 100 दिनों तक के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मनरेगा का तहत आपको भी याद होगा कि इसके तहत जो है रोजगार की गारंटी मिलती है। अगला कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करना है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करने का काम आपका करता है। ठीक है, ओके, ये एक और PDF है इसका। चलिए यहाँ से देखिए, कह रहे हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं आपके, तो चिकित्सा, मातृत्व और बीमारी का जो लाभ है ये आपका प्रदान किया जाता है। ठीक है, कर्मचारी राज्य जो बीमा योजना है इसके तहत क्या मिलता है आपको, चिकित्सा, मातृत्व और बीमारी का लाभ के तहत ये जो लाभ होता है ये आपका मिलता है इसके तहत। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, किस योजना के तहत 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर कराया जाता है। तो आपका पता है कि ये प्रधानमंत्री जो आपकी क्या कहते हैं सुरक्षा बीमा ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए तक का जो है बीमा कवरेज आपका मिलता है। अभी हमने ऊपर भी देखा। ठीक है, अगला कह रहा है कि किस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाने का काम आपका किया जाता है। तो ये आपका महिला शक्ति जो केंद्र होता है इसके माध्यम से होता है। ठीक है, महिला शक्ति केंद्र के माध्यम से महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण आपका प्रदान किया जाता है और उनको क्या है कि प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर भी प्रदान करने का काम आपका किया जाता है। तो महिला शिक्षा जो केंद्र होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि कुशल युवा प्रोग्राम किस योजना के तहत एकीकृत किया गया है, जिसके तहत युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता प्राप्त होता है। ठीक है, तो किस योजना के तहत ये किया गया है, तो आपको ध्यान होगा कि आर्थिक हल युवाओं को बल। आपका KYP का जो लोगो जो नारा क्या है, आर्थिक हल युवाओं को बल। आपको KYP के तहत 280 घंटे या 240 शायद 240 घंटे आपको कराया जाता है। ठीक है, 240 घंटे होते हैं, इसमें आपको 40 घंटे जो है आपका ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और फिर उसके बाद 40 घंटे या 80 घंटे आपका जो है इंग्लिश वगैरह जो स्पीकिंग वगैरह सिखाया जाता है, हिंदी में लिखने वगैरह का। उसके बाद 120 घंटे आपके कंप्यूटर जो होता है आपका एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सिखाया जाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि KYP में बेसिक कंप्यूटर साक्षरता घटक में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से डेटाबेस प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इन डेटा को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है तो MS एक्सेस जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। डेटा को प्रबंधित करने के लिए ये आपका MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन डेटा को एक्सेस करने के लिए जो है आपका MS एक्सेस यूज़ किया जाता है जो सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, कह रहा है कि KYP में लाइफ स्किल मॉड्यूल में टीम वर्क के सिद्धांत को किस विशिष्ट अवधारणा के तहत पढ़ाया जाता है आपका, तो आपसी नहीं लाइफ स्किल में आपका जो समझाया जाता है आपसी संबंधों पर। हाँ ठीक है, लाइफ स्किल जो है आपका आपसी संबंधों पर आधारित है और 40 घंटे तक ये आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कितने घंटे तक पढ़ाई जाती है, तो 40 घंटे तक पढ़ाई जाती है। 240 घंटे में या 80 घंटा पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन 40 घंटा उसमें आपको पढ़ाया जाता है और 80 घंटा जो है आपका इंग्लिश, हिंदी और जो लिखने, बोलने, पढ़ने और 120 घंटा आपको ये सिखाया जाता है। ठीक है, हाँ 240 घंटे ये टोटल। अगला कह रहा है कि KYP प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशिक्षकों के लिए कौन सी परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है, तो ये आपका ऑनसेट होता है। कौन सा होता है, ट्रेनर्स ऑनलाइन सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, KYP का तहत आपको ध्यान रखना है, ऑनसेट को ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रेनर ऑन
ऑनलाइन सर्टिफिकेशन। अगला कह रहा है कि केवाईपी के तहत पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद उम्मीदवारों को वापस की जाने वाली सुरक्षा राशि कितनी है, तो 2,000 रुपये की राशि है। ठीक है, और पहले जो था स्टार्टिंग में 1,000 रुपये की राशि थी, लेकिन बाद में क्या गया, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये की राशि आपकी कर दी गई। अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 2,000 की जो राशि आपको मिल जाती है वापस। कह रहे कि केवाईपी के लिए केवाईपी के प्रशिक्षण बेसिक कंप्यूटर साक्षरता मॉड्यूल में इंटरव्यू का उपयोगी सीखने वाले कौन सा विषय शामिल है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको बेसिक जो कंप्यूटर साक्षरता है, इसमें इंटरनेट का उपयोग सीखने में कौन सा विषय शामिल है आपका, तो इंटरनेट में आपका क्या आता है, डेटाबेस आता है, प्रोग्रामिंग, ईमेल, वेब ब्राउज़र। इसमें ईमेल वगैरह और वेब ब्राउज़र के बारे में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, क्या सिखाया जाता है, तो ईमेल और जो वेब ब्राउज़र वगैरह यही सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, यानी मेल कैसे भेजना है कोई वही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ज़्यादा आपका नहीं उसमें सिखाया जाता है। कह रहे हैं कि केवाईपी के तहत लाइफ स्किल घटक के किस प्रकार के संचार को जोर दिया जाता है, तो मौखिक, गैर मौखिक और लिखित संचार को जोर दिया जाता है आपका इसमें। ठीक है, केवाईपी का जो लाइफ स्किल होती है आपका, इसमें किस घटक को दिया जाता है, तो मौखिक, गैर मौखिक और लिखित संचार को ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगला कह रहा है कि केवाईपी के लिए पंजीकरण के लिए आवेदक को कम से कम कितने पास होने चाहिए, तो 10वीं पास अगर आप हैं तो आप जो है केवाईपी पढ़ने के लिए होते हैं, लेकिन आपको क्या बोलते हैं, बिहार से ही वो जो है 10वीं पास करना अनिवार्य है। अगर आप किसी और स्टेट में पढ़ते हैं, वहाँ से अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि केवाईपी पाठ्यक्रम में लाइफ स्किल घटक को कुल कितने घंटों में बांटा गया है, तो जो लाइफ स्किल है आपका 40 घंटे का है, कंप्यूटर जो है आपका 120 घंटे का, और 80 घंटे का जो है आपका जो अन्य ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें चीज़ें आती हैं वो है आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि केवाईपी में बेसिक कंप्यूटर साक्षर घटक में कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये आपका लिबरल ऑफिस नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको वर्ड पढ़ाया जाएगा, एक्सेल पढ़ाया जाएगा और पावर पॉइंट पढ़ाया जाएगा, लेकिन बेसिक जो है आपका ये लिबरल ऑफिस नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि केवाईपी के तहत संचार कौशल मॉड्यूल में किस प्रकार की भाषा कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो सुनने, बोलने, लिखने और जो ये पढ़ने लिखने का कौशल आपको मिलता है। संचार कौशल में आप सुन सकते हैं, बोलने का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ने लिखने का ये सारी ट्रेनिंग आपको मिलती है केवाईपी के तहत। ठीक है, कह रहा है कि केवाईपी का कौन सा घटक उम्मीदवारों को कार्यस्थल में समस्याओं को हल करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता में विकसित करने में मदद करता है, तो जो आपकी लाइफ स्किल होती है और ये आपका जो संचार कौशल होता है इसके माध्यम से होता है। ठीक है, लाइफ स्किल के माध्यम से अगर मतलब आपको अगर आप लाइफ स्किल सीखें हैं तो आपको पता है कि निर्णय वगैरह कैसे लेना है, क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है उनको। अगला कह रहा है कि कुशल युवा प्रोग्राम के तहत डिजिटल साक्षरता का मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल साक्षरता का मतलब है सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की क्षमता विकसित करना। जैसे आपको एग्ज़ाम, अगर आपको कोई एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह भरना है तो इतना आपको आना चाहिए कि कैसे आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, वही चीज़ें आपको सिखाई भी जाती हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि केवाईपी में लाइफ स्किल के अंतर्गत व्यक्तिगत विकास का मुख्य फोकस क्या है, जो व्यक्तिगत विकास है उसमें मुख्य फोकस किस पे है, तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने पर इसका मेन फोकस रहता है आपका। ठीक है, कह रहे हैं कि केवाईपी में बेसिक कंप्यूटर साक्षरता के घटक में इंटरनेट के उपयोग के तहत कौन सा विषय आपका पढ़ाया जाता है, तो इंटरनेट पर शोध करना और जानकारी नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग और वित्तीय लेन देन ये आपका सिखाया जाता है। ठीक है, इंटरनेट के उपयोग में आपको शोध वगैरह करना नहीं सिखाया जाता है, ये आपको ऑनलाइन बैंकिंग करना, जैसे पैसा वगैरह भेजना है या वित्तीय लेन देन कैसे करना है, ये चीज़ें आपको सिखाई जाती है उसमें। एक मिनट, गलती हो गई कि कह रहे हैं कि बेसिक कंप्यूटर साक्षरता घटक में इंटरनेट के उपयोग के तहत कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। ओके सॉरी, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो आपका पढ़ाया जाता है कि जैसे ये आपका पढ़ाया जाएगा इंटरनेट पे शोध करना है, जैसे कुछ रिसर्च वगैरह करना है, कुछ ढूंढना है या कोई जानकारी खोजनी है, तो आप कैसे जो है गूगल या किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से कैसे खोज सकते हैं, ये आपको सिखाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि केवाईपी के तहत संचार कौशल मॉड्यूल में किस प्रकार की भाषा शिक्षण पर जोर दिया जाता है, तो हिंदी और संचार के मौखिक और लिखित। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो है संचार की आपकी भाषा पर जोर दिया जाता है। अगला कह रहा है कि केवाईपी में कौन सा घटक उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, कौन सा चीज़ है जो उनको मदद करता है, तो ये जो लाइफ स्किल होती है उनको ये मदद करती है। ठीक है, लाइफ स्किल जो है ये उनको मदद करती है इंटरव्यू वगैरह के लिए, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी बात करने वगैरह की जो चीज़ें हैं
अगर आप कैसे बात करना है, तो ये लाइफ स्किल के अंतर्गत आपको सिखाया जाता है। कह रहे हैं कि केवाईपी में बेसिक कंप्यूटर साक्षरता घटक में फाइल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो फाइल प्रबंधन किया जाता है यानी दस्तावेजों को व्यवस्थित और संग्रहित करना। फाइल प्रबंधन का मतलब यह है कि दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको व्यवस्थित करना और उनको इकट्ठा करना होता है आपका। अगला कह रहा है कि केवाईपी के तहत लाइफ स्किल का कौन सा भाग समय प्रबंधन पर केंद्रित है, यानी समय प्रबंधन पे कौन सा भाग आपका आता है। तो ये पेशेवर नैतिकता आती है। ठीक है, कौन सी आती है, तो पेशेवर जो नैतिकता है आपकी, यहाँ पे व्यक्तिगत प्रबंधन। लाइफ स्किल के अंतर्गत कौन सा भाग समय प्रबंधन पे आता है, तो व्यक्तिगत प्रबंधन ये कह रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा, पेशेवर नैतिकता नहीं होगा। पेशेवर नैतिकता का मतलब होता है जब हम बिजनेस वगैरह करते हैं तो वो आता है आपका। ठीक है, तो व्यक्तिगत प्रबंधन जो होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि केवाईपी में संचार कौशल घटक के तहत कौन सी विशेषता दिखाई जाती है आपको। सो संचार कौशल के तहत आपको जो कौन सी सिखाई जाती है, कौन सी जो चीज़ आपको सिखाई जाती है, तो लिखना और मौखिक रूप से संचार दोनों आपका सिखाया जाता है। ठीक है, लिखित और मौखिक संचार दोनों आपको सिखाए जाते हैं। कह रहा है कि केवाईपी में बेसिक कंप्यूटर साक्षरता मॉड्यूल में इंटरनेट के उपयोग के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिक कंप्यूटर साक्षरता मॉड्यूल में इंटरनेट के उपयोग के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है। तो वेबसाइट डिज़ाइन करना है, फाइल का प्रबंधन करना, ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता, डेटाबेस का निर्माण करना। तो फाइल का प्रबंधन और संगठन करना होना चाहिए। नहीं, एक मिनट थोड़ा सा मैं ही कह रहे हैं कि इंटरनेट के उपयोग के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल है। बेसिक कंप्यूटर साक्षरता की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता। आपको भी पता है कि ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो ये आपको जो सिखाया जाता है बेसिक कंप्यूटर में, आपको ये सुरक्षा के मामले में साक्षर किया जाता है आपको। ठीक है, अगला कह रहा है कि केवाईपी के तहत लाइफ स्किल घटक में कौन सा सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक सशक्तिकरण पे आपका जोर दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामाजिक सशक्तिकरण पे आपका जोर दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे, और कल आपका 100 क्वेश्चन नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि कुछ 80+ ही क्वेश्चन उठ पाए थे उसमें, तो इसलिए मैंने 2 PDF में इसको तोड़ा था, क्योंकि 80 से ज़्यादा क्वेश्चन एक में स्टोर नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इसमें आपको पता है कि ये आपका जो ये भी आ रहा है, आपका जो क्या कह रहे हैं, ये आपका आंसर जो है और एक्सप्लेनेशन भी है, इसी वजह से नहीं आ रहा था इसमें। ठीक है, और बीच में माइक भी बंद हो गया था, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि कल का माइक बंद हो गया, इसलिए मैंने आज हाथ में माइक को पकड़ा है ताकि मैं देख सकूं कि ग्रीन लाइट जल रही है नहीं जल रही है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा जल्दी कराया मैंने, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है थोड़ा सा। ठीक है, और एग्ज़ाम भी है आपका, तो समय तो आपको भी देना है और समय मेरे पास बिल्कुल नहीं बच रहा है इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके आपका जो क्लास है उसको कैसे भी करके कवर करा रही हूँ कि ठीक है। तो इस टाइम पे थोड़ी सी व्यस्तता, और इस मंथ पूरा जो है मेरा एकदम बेकार गया, क्योंकि इतना बिल्कुल टाइम ही नहीं बच रहा, और आपको भी आप देख भी रहे होंगे कि क्लासेस जो हैं, इसलिए मैंने सारी क्लासेस जो है जल्दी करा दी हैं आपकी। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें जो आपकी छूटी नहीं है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, जितना मैं कर सकती थी आपके लिए सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं। स्टार्टिंग से भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि इस मंथ मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो चीज़ें थी मैंने पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपकी करा दी हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं आपका एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके साथ ही साथ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराए हैं, और फिर जो आपके क्लासेस में चलते थे वो भी आपका क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ। तो 3 प्रैक्टिस सेट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, और अभी आपका जो चल रहा था, ये जो लास्ट टाइम अंतिम प्रयास का जो आपका प्रैक्टिस सेट चला वो भी चल रहा है, और ये आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो मैराथन क्लास आपने बोला था ये भी चल रहा है, तो 5 सेट आपको मिल गए। तो और जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक तो आपको ज़ुबान पे रट गए होंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन इतना बार रिपीट भी हो चुका, और इतनी ज़्यादा हमने क्वेश्चन कर लिए हैं कि मुझे उम्मीद है कि 20 में 20 आप करके आएंगे। 20 में 20 नहीं तो 20 में 18 तो आप क्वेश्चन एकदम राइट मार के आएंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है, जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो मैंने रिव्यू देखा, क्योंकि पता नहीं अभी जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे थे उनका एग्ज़ाम हुआ है या नहीं हुआ है, कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं कि कैसा एग्ज़ाम गया। ठीक है, तो इसलिए मैं भी सस्पेंस, मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या मतलब, ऐसे तो बता रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम ठीक जा रहा है। ठीक है, जो पूल कराया मैंने तो उसमें बोल रहे हैं कि ठीक जा रहा है, लेकिन किसी ने कमेंट करके नहीं बताया कि एग्ज़ाम कैसे गया उनका। ठीक है, तो मैंने हालांकि रिव्यू देखा, तो जो क्वेश्चन जो लोग बोल रहे थे कि जैसे कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने कवर कराई हैं ऑलरेडी, और आप लोगों का भी पूरी तरह से सिलेबस कवर है। ठीक है,
तो रिवीजन करते रहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि रिवीजन करिए और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके एग्ज़ाम में लगेंगे उसको लेके जाइएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, जो होगा बाद में तो देखा ही जाएगा। एग्ज़ाम दीजिए बेटर तरीके से। और एक रिक्वेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि एग्ज़ाम देने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अब एरिया कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है गाइस। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।